जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, इन पे आप एक बार पकड़ बना लेते हो, और अगर आप नौकरी में भी हो तो 6 से 8 घंटा। आप लगभग कितना समय देते थे? देखिए, जब मैं पूरा डेडिकेटेडली, तो मैं भी RN TV देखता रहता हूँ, क्योंकि YouTube एक ऐसा माध्यम है और RN TV एक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RN TV और मैं हूं आपके साथ मोहित गौड़। मेरे बगल में बैठे हुए हैं, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, अभिनव द्विवेदी जी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आए हुए परिणाम में UPSC का परिणाम आया और उसमें 137वीं रैंक आपकी आई है और IAS के लिए आपका चयन हुआ है। आप कल राया आए, राया में आपका भव्य स्वागत यहाँ के लोगों द्वारा किया गया, तमाम शुभकामनाएं दी गई, तभी से लगातार शुभकामनाओं का दौर जारी है। मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि एक टेबल पर तमाम दुपट्टा और रखी हुई मिठाइयाँ इस बात को की गवाही दे रही हैं कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार आपका स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। इस बीच आपका RN TV पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी मोहित जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी राया नगर वासियों को नमस्कार करता हूँ और सभी RN TV के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि सभी राया के जो भी हम यहाँ विशिष्ट जन है, प्रबुद्ध जन है, मेरा स्वागत कर रहे हैं जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे परिवारी जनों का भी स्वागत कर रहे हैं, काफी अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ। अभिनव जी, शुरू से जब बच्चा एक कहा जाता है कि बचपन होता है या पहली क्लास जो होती है 10th में जब होता है, जो आपने टॉप किया CG बाबा से, तब एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। और बच्चों के मन में अंदर से भावनाएं होती हैं, माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा सिविल सर्विसेज में जाए और IAS बने। आज वह सपना आपने पूरा किया, अपने माता पिता का और अपना भी। क्या मन में बचपन से भावनाएं थी कि सिविल सर्विसेज में जाना है, IAS बनना है? किस तरीके से मोटिवेशन आपको मिला? देखिए, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं 5 तक की मेरी पढ़ाई जो रायावाल मंदिर में हुई, यहाँ स्कूल लोकल लेवल पे ही। उसके बाद मैंने 6 से जो पढ़ाई श्री जी बाबा में पढ़ना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे बड़े होशियार लोग और मथुरा के बच्चे आते थे, तो एक वाइडर स्कोप वहाँ रहा था। उसके बाद मुझे थोड़ी और क्लैरिटी आने लगी चीज़ों में, जब मेरे 10th में और 12th में अच्छे मार्क्स आए, जब मैंने साइंस से और टॉप किया स्कूल को, तो मुझे और क्लैरिटी आने लगी धीरे धीरे। उसके बाद मेरा मोतीलाल नेहरू में सिलेक्शन हो गया, सिविल इंजीनियरिंग मैंने वहाँ से करी, तो वहाँ मुझे और अच्छे लोग मिले, तैयारी हुई, तब मुझे पता चला कि सिविल सर्विसेज भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है प्रोफेशनली। तो तब मैंने सिविल सर्विसेज का एक रुख अपनाया और चीजों को जानने की कोशिश वहां से स्टार्ट कर दी। सबसे पहली सर्विस आपकी कौन सी रही? देखिए, मैं 2016 में मैं मोतीलाल नेहरू से पास आउट हुआ। उसके बाद 2017 में मैंने सबसे पहले सिविल सर्विसेज दिया, अपना पहला अटेम्प्ट, जिसमें मुझे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस इसी एग्जाम से मिली थी और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पद पे तैनात था। ये आपकी पहली जॉब थी? जी। इससे पहले मैंने सुना कि आपने तमाम आपके पास ऑफर आए थे, ONGC से भी ऑफर आया, वो ऑफर आपने ठुकरा दिए। तो क्या मन में था कि उन ऑफरों को आपने नकारते हुए आप लगातार अपनी लक्ष्य को फोकस आपने किया? जी, एक्चुअल में ऐसा था कि 2016 में जब मैं पास आउट हो रहा था, तो एक परीक्षा होती है गेट, जो सभी इंजीनियर्स के लिए होती है, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 39 आई थी। उसके अनुसार, उसके थ्रू मुझे काफी सारे पब्लिक सेक्टर जैसे IOCL, ONGC, BPCL, NHAI ऐसे ऑफर्स मुझे मिले थे। लेकिन क्योंकि अब मुझे क्लैरिटी उस समय तक आ चुकी थी कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है, तो फिर मैंने दिल्ली में रह के तैयारी कर दी थी, क्योंकि मेरी उम्र उस समय 20 साल थी और इस एग्जाम के लिए मिनिमम एज 21 साल है, तो मुझे 1 साल का वहाँ एक स्कोप मिल रहा था। तो मैंने उन नौकरियों को छोड़ते हुए, हालांकि वो भी बहुत प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं, लेकिन एक मैंने रिस्क ली उस समय और तैयारी शुरू करी। घर में कभी इन चीजों को लेकर आपने जॉब छोड़ी थी, तो माता पिता का कैसा साथ मिला उन चीजों में? देखिए, पहले तो उन्हें भी थोड़ा सा संकोच का माहौल लगा कि इतनी अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, इतनी सरकारी नौकरियां, जब नौकरियां नहीं मिल रही उस समय पे आप सरकारी नौकरी छोड़ रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी मेरे में एक विश्वास देखा और उन्होंने एक पॉजिटिव अप्रोच मेरे में देखी, तो उन्होंने मेरे फैसले में साथ दिया। और जब भी तैयारी रही, तो तैयारियों में कई बार मुझे असफलताएं भी मिली या सफलता मन मुताबिक नहीं मिली, तो उस समय उन्होंने मुझे इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी, दोनों तरीके से मुझे सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रखा। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट से जब आप स्विच कर रहे थे सिविल सर्विसेज के लिए, वहां आपका इंटरव्यू हुआ, मुझे जानकारी मिली कि उस इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि आप इस पोस्ट में क्यों आना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट भी एक अच्छी पोस्ट थी। तो आपने वहाँ बताया कि आप समाज सेवा मन में रखते हुए इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो क्या मन में भावनाएं थी? देखिए, जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, इंफॉर्मेशन सर्विस की पोस्ट है, वो भी एक बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, ग्रुप ए जॉब है, जिसमें ऊपर जाके स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्रीज में बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक डेस्क जॉब ज्यादा थी रेदर देन अ फील्ड जॉब। और मुझे एक ऑप्शन SDM के रूप में, जब मैं UPPCS में सेलेक्ट हुआ 12वीं रैंक के साथ, तो एक ऑप्शन मिल रहा था कि जिसमें मैं ग्राउंड पे जाके लोगों की समस्या, उनके साथ बैठ के उनके
लिए कर सकूं, और उसका हमें एक टेंजिबल बेनिफिट मिलता है। जब टेंजिबल हमें दिखता है कि ग्राउंड पे कुछ काम हो रहा है और लोगों को संतुष्ट करने का एक मौका मिलता है, तो यही मेरा एक मुख्य कारण था कि जिसकी वजह से मैंने IAS को छोड़ के SDM को ज्वाइन किया था। उस नौकरी पर भी आपको प्रशासनिक सेवा में लगभग 2 साल से ऊपर का समय हो गया। इन 2 सालों में क्या अनुभव आपने किया एज ए प्रशासनिक अधिकारी? देखिए, मैं 2 साल के दौरान सबसे पहले जनपद कासगंज में था, जहाँ पे अलग तरीके की चुनौतियां थी, क्योंकि वहां से गंगा नदी पास होती है, तो किसानों की अलग तरीके की समस्याएं। कासगंज जो है, वहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वो थोड़े पीछे हैं, क्योंकि वो नया जिला है, वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है। ये मुझे जानकारी वहां से मिली कि कैसे कम रिसोर्सेज में प्रशासन को चलाया जाता है, कैसे आप सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। उसके बाद मेरी जो तैनाती हुई बुलंदशहर में हुई, जो एक अलग तरीके की चुनौती थी। पश्चिम का वो जिला है, वहाँ पे NCR में भी आता है, तो वहाँ अलग तरीके की चैलेंजेस हैं। लेकिन मुझे ये पता चला कि अगर आप लोगों की मदद करें, लोगों की सुनवाई करें, और बिना किसी पक्षपातीय रूप से अगर आप नौकरी करेंगे, तो लोग आपको बहुत स्नेह देते हैं और बहुत आपसे उम्मीद पालते हैं, और वो जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो मुझे लगता है किसी भी मनी या किसी भी मटेरियल वैल्यू से बहुत ऊपर। ऐसा अनुभव आपको मिला? जी, कई बार होता है ये। डेली बेसिस पे हम लोगों के पास काफी शिकायती लोग आते हैं, जिनकी शिकायतें होती हैं। सुबह भी हम लोग रोज 10 बजे से 12 बजे तक जनता दर्शन करते हैं। छोटे से छोटे मैटर होते हैं, चक मार्ग से लेके, नाली से लेके, और बड़े से बड़े, जिसमें 5 लाख रुपए जैसे कृषक दुर्घटना बीमा और जो बड़ी स्कीम से सरकार की वो रहती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी एलिजिबल हैं, जिन्हें बेनिफिट मिल सकता है, उन्हें बेनिफिट मिले और किसी का कोई नुकसान ना हो। इस अनुभव को बटोरते हुए IAS बनने के लिए कब मन आया, या फिर जब आपका चयन हुआ था, 12वीं रैंक आई, क्या तभी मन बना चुके थे कि अभी IAS के लिए तैयारी भी करनी है? देखिए, मैं कंटिन्यूअसली IAS के लिए तैयारी कर रहा था, अटेम्प्ट भी दे रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ अटेम्प्ट्स में हो नहीं पा रहा था। क्योंकि IAS एक ऐसा मौका देता है जिसमें आपको प्रमोशन भी फास्ट है, आप पर्सनली भी अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, और लोगों को भी एक मोर वाइडर स्कोप पे आप सर्व कर सकते हैं। क्योंकि जो IAS है वो एक ऑल इंडिया सर्विसेज है, जो एक ग्रुप बेस्ड की सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसमें आपको मौके ज्यादा मिलते हैं, प्रमोशन भी तेज होते हैं। तो जब आपके प्रमोशन तेज होते हैं, तो आपका जो लोगों को मदद करने का जो स्कोप है वो ज्यादा हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं मैं SDM होते हुए भी कोशिश कर रहा था लगातार कि मेरा IAS में सिलेक्शन हो जाए। आपका अनुभव क्या कहता है, जब किसी जॉब पर होते हैं या फिर आप फ्रेशर्स होते हैं, तो फ्रेशर के तौर पर या एक जब आप जॉब पर होते हैं किसी प्रशासनिक सेवा में या किसी भी अन्य पद पर होते हैं, तब चुनौतियां ज्यादा होती हैं या एक फ्रेशर के लिए चुनौतियां ज्यादा होती हैं? देखिए, मैं तो कहूंगा कि दोनों ही ऑप्शंस में आप सक्सेस पा सकते हैं। जैसे मेरा, जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तब भी मेरा सिलेक्शन हुआ, और अब एज अ जॉब में भी किया तो भी मेरा सिलेक्शन हुआ। हालांकि जो रणनीति है वो दोनों की अलग होगी। फ्रेशर में आपके पास टाइम ज्यादा होता है, आप समय ज्यादा दे सकते हैं, तो स्टैटिक पोर्शन और करंट का पोर्शन दोनों आप साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन जब आपकी एक बार स्टैटिक जो पोर्शन है, जैसे कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, इन पे आप एक बार पकड़ बना लेते हो, और अगर आप नौकरी में भी हो, तो 6 से 8 घंटे की पढ़ाई भी आपके लिए कारगर साबित हो सकती है, जिसमें आप न्यूज़पेपर, न्यूज़ वीडियोस, यूट्यूब इत्यादि का अगर आप हेल्प लें, तो आप करंट पे भी पकड़ आपकी बनी रहेगी और स्टैटिक पे भी, और आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ये जो टिप्स हैं आप लोग सुन रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स हैं। एक IAS अधिकारी जिनका अभी चयन हुआ है, 137वीं रैंक ऑल इंडिया उन्होंने प्राप्त की है, उनसे जो टिप्स आपको मिले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स हैं। इन्हीं टिप्स पर हम आगे और उनसे कुछ जानकारियां लेंगे। अभिनव जी, कोचिंग के लिए आप क्या सलाह देंगे जो लोग इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं? आपने कोचिंग कहाँ ली और उनको किस तरीके से कोचिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं आप एक रूरल क्षेत्र से हैं, बहुत से ऐसे रूरल क्षेत्र के लोग भी हैं जो IAS बनने का या PCS बनने का या प्रशासनिक सेवा में जाने का मन बनाते हैं, लेकिन चुनौतियां उनके सामने होती हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मेरा ये है कि ये जो कोचिंग वाला सवाल है, अगर आपके पास समय है और आप फाइनेंशियली इतने साउंड हो के कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि कोचिंग आप कर सकते हैं जी। लेकिन यदि आपको पास टाइम नहीं है, आप किसी और जॉब में, या आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, तो कई सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जैसे अनअकैडमी है, ओनली IAS है, फिजिक्स वाला है, इस तरीके के कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप YouTube में फ्री में कंटेंट दे सकते हैं। स्टडी IQ है, उसके भी अलावा कई ऐसे माध्यम है जिसपे आप फ्री केवल और केवल एक फोन और इंटरनेट के माध्यम से पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। एक और आंकड़ा हमारे सामने आया है कि इस बार IAS में 933 लोगों का जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनमें से 54 लोग जो है वो हिंदी माध्यम से आए हैं। क्या मैं सही हूँ? जी जी। तो ये 54 जो लोग जो हिंदी माध्यम से आए हैं, उम्मीद पिछले लंबे समय से कई सालों में हिंदी माध्यम के जो छात्र थे उनकी संख्या कम रहती थी। जो IAS के लिए जो लोग तैयारी कर रहे थे उनकी संख्या कम रहती थी। अब ये संख्या 50 से ऊपर गई है। क्या हो सकता है आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़े?
देखिए पहले जो हिंदी माध्यम का साथ चैलेंज ये था कि जो सोर्सेज हैं इनके, जैसे न्यूज़पेपर आपको हिंदी में एक अच्छा जो आईएएस के लिए डेडिकेटेड हो वो मिलना मुश्किल था। जी। जो किताबें हैं, जो सोर्सेज हैं या जो कोचिंग्स भी हैं वो ज्यादातर इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम के टीचर्स ही प्रोवाइड कराती थी। जी। लेकिन जैसे समय के साथ जागृति बढ़ी और लोग भी तैयारी हिंदी माध्यम से करने लगे और जब रिजल्ट आने लगे तो उन्हें एक अलग मोटिवेशन मिलने लगा और हिंदी माध्यम का कंटिन्यूअसली रिजल्ट सुधर रहा है। जी। और जो भी लोग हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनके लिए बस एक ही संदेश है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। जितना मौका इंग्लिश मीडियम या किसी और मीडियम के लिए है उतना ही मौका आपके लिए है। बस ये है कि आपको सोर्सेज को और टाइम को बैलेंस करके चलना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे सोर्सेज पे टाइम ज्यादा लगा दें जो उतने वर्थ नहीं है, उतने रेलेवेंट नहीं है। तो क्या हम ये मान के चलें जितना सीबीएसई के छात्रों के लिए स्कोप है, यूपी बोर्ड के छात्र व छात्राओं के लिए भी उतना ही स्कोप है? देखिए मेरा यही मानना है कि जितना सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड या आईसीएसई कोई भी बोर्ड हो, यूपीएससी बिल्कुल फेयर असेसमेंट करता है, उनका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं रहता। आप जो कॉपी में लिख के आएंगे, जैसी आपकी तैयारी होगी बिल्कुल वैसे मार्क्स वो देते हैं। अगर टॉप 3 बात करें, टॉप 3 आप सलाह जो हो, क्या ऐसे टिप्स हैं जो आप छात्र व छात्राओं को देना चाहेंगे या जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें देना चाहेंगे? देखिए मैं टॉप 3 अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे पहले मेरा रहेगा पॉजिटिव अप्रोच। आप क्योंकि ये एग्जाम बहुत कठिन है, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं लेकिन सीट्स लिमिटेड ही रहती हैं। 700 800 किसी साल 900 इतनी सीट रहती हैं, लेकिन जो एग्जाम देने वाले लोग हैं वो 6 से 7 लाख रहते हैं। तो आपको पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है। 1 आध 2 अटेम्प्ट में अगर आपका नहीं भी हो रहा है तो आप परेशान ना हो, लगातार लगे रहें। दूसरा, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। इसमें हार्ड वर्क का कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको मेहनत पूरी ईमानदारी से डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि एक सप्ताह में 12-14 घंटे पढ़ लूं और अगले ही सप्ताह में केवल 4 घंटे पढ़ रहा हूँ। आप लगभग कितना समय देते थे? देखिए जब मैं पूरा डेडिकेटेडली तैयारी कर रहा था कॉलेज के जस्ट बाद, तब तो मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था रोज। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं एसडीएम के पद पे था तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था ऑनेस्टली। तो मैं मैक्स टू मैक्स 5 से 6 घंटे पढ़ता था। हालांकि क्योंकि मेरी ऑलरेडी स्टैटिक पे कमांड थी, मैं काफी पहले पढ़ चुका था, तो मुझे उतनी रिवीजन की जरूरत नहीं थी। मैं केवल करंट अफेयर और वो कवर करता था। लेकिन जो फ्रेशर है उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि मिनिमम आप 8 से 10 घंटे तो निकालें। 8 से 10 घंटे से कम में 1 साल के लिए जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। और आगे क्या टिप्स दे रहे थे? अच्छा, दूसरा मेरा हिसाब से आपके लिए परसिस्टेंस आपको बहुत जरूरी है। परसिस्टेंस इन द सेंस कि जैसे मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो आंसर राइटिंग कैसे आपको आंसर फ्रेम करना है, कैसे उसमें पॉइंट्स देने हैं, कौन सा फ्लो चार्ट, कौन सा डायग्राम, तो वो जब आप परसिस्टेंस बने रहेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन आपने 10 आंसर लिख लिए और अगले दिन आप एक भी आंसर नहीं लिख रहे हैं। तीसरा जो मेरे हिसाब से आपको लिए सुझाव रहेगा वो होगा टाइम प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट। देखिए 12 से 14 ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर मैं सभी बड़े और छोटे सब्जेक्ट मिला लूं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट से यूपीएससी ज्यादा पूछती है, किस सब्जेक्ट से कम पूछती है। ये आपको हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के। उसके बाद जब आप पेपर देख लें तो आप फाइनलाइज कर लें कि कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है। उसी रेशियो में आप अपनी प्लानिंग करें कि अगर जैसे मैं आपको बता दूं कि जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं, दोनों प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो उसके लिए आपको प्रोपोर्शनेटली टाइम आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वहीं जब आप मेंस की तैयारी करने जाएंगे तो डेडिकेटेड एक पेपर एथिक्स का होता है, तो आपको एथिक्स पे उतना ही इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा जितना आप किसी और सब्जेक्ट पे दे रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग जो सब्जेक्ट जैसे ऐसे और एथिक्स होते हैं उन्हें हल्के में ले लेते हैं और फिर बाद में इन्हीं चीजों की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। कई लोग ऐसे हैं प्री और मेंस निकाल जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कहने के इंटरव्यू में उन्हें निराशा मिलती है। तो इंटरव्यू के लिए क्या टिप्स रहेंगे? देखिए मेरे हिसाब से इंटरव्यू के लिए टिप्स यही कि आप एक तो आप पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाएं। कहीं ना कहीं अब मुझे नहीं पता कि किस उन आधार पे वो असेसमेंट करते हैं, लेकिन जैसा बताया जाता है उसके हिसाब से यही है कि वो लोग आपकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं रेदर देन की नॉलेज। उनका ये कहना है कि हम नॉलेज तो आपकी बोथ प्रीलिम्स में भी और मेंस में दोनों में आप चेक कर चुके हैं, तो वो आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं। आपको जैसे प्रेशर सिचुएशन में डालेंगे, आपसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछेंगे और वो जो आपका रेस्पॉन्स रहेगा, आपकी जो पर्सनैलिटी होगी, जो साइकोलॉजी होगी, उसी को वो एनालिसिस करके मार्क्स देते हैं। तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वहां जाएं और जो आपका रियल सेल्फ है, कोई चीज झूठ ना बोलें आप वहां पे, कोई ऐसी बात ना करें जो उनको भद्दी लगे या जिससे वो डिसरेस्पेक्ट फील करें, और बाकी आपसे जो पूछा जाए उतना ही जवाब दें, उतना ही बोलें।
क्या ये सही है कि जब आपका इंटरव्यू हुआ था तो मथुरा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? जी जी, मुझे मथुरा से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो मेरा वर्तमान का तैनाती का जनपद है बुलंदशहर, उससे भी रिलेटेड पूछे गए थे। जैसे मथुरा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या समस्या है, टूरिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं। जहां तक रही बुलंदशहर की बात, तो बुलंदशहर से रिलेटेड खुर्जा पॉटरी और खुर्जा पॉटरी के क्या चैलेंजेस हैं, ये सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। मैं मानता हूं कि आप सब लोगों को इस इंटरव्यू में सभी टिप्स और महत्वपूर्ण जानकारियां मिल गई होंगी। अब कुछ टॉपिक्स पे जो टॉपिक्स थे, रियल टॉपिक्स थे, उन पर हमारी बात हुई। अब इन बातचीत को थोड़ा हल्का करते हुए हम वापस आएंगे राया मथुरा पर। राया मथुरा में आप कल आए यहाँ पर, काफी आपका सम्मान हुआ, राया के लोगों ने आपको बड़ा प्रेम दिया। क्या कहना चाहेंगे राया के लोगों को RNTV के माध्यम से? और मैं सोचता हूँ कि शायद बाहर रहते हुए राय से जुड़े रहने के लिए आप भी RNTV का प्रयोग करते होंगे। देखिए, मैं भी RNTV देखता रहता हूँ, क्योंकि YouTube एक ऐसा माध्यम है और RNTV एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू आप राया से अपडेटेड रह सकते हैं। जैसे चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो कोई और अवसर हो, हनुमान जयंती हो, तो सारा अपडेट आप कहीं भी रहें, किसी भी देश के कोने में रहें, आप राया की सारी खबर पता कर सकते हैं। चाहे वो चुनाव से रिलेटेड हो या किसी एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। तो मैं RNTV के सभी दर्शकों और जो भी लोग उससे एसोसिएटेड है, उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप हम जैसे लोग जो राया से जुड़े हुए हैं और राया के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें तत्परता और त्वरितता से खबर मिलती रहती है। जी, और जो लोग शुभकामनाएं स्वागत देने के लिए आपको लगातार आपके पास आ रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा से राया से ही जुड़ा हुआ हूँ। राया के लोग मुझे चाहते हैं, ये मुझे आज इतना उससे पता चल गया कि लोगों का तांता लगा हुआ है, जो बधाई देने वाले लोग हैं, लोग मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं, पटका उड़ा रहे हैं। तो मैं बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ, और ये भी फील कर रहा हूँ कि राया को मुझसे बहुत उम्मीद है, और मुझे उम्मीद है कि मैं उनकी सारी उम्मीदों और विचारों पर खरा उतरूं। निश्चित तौर पर आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसमें आपकी मेहनत, लगन और आपकी जज्बे का ही हाथ है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आप श्रेय देना चाहें तो मुख्य तौर पर किसे श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो फैमिली का सपोर्ट है। हमारी एक चल में जॉइंट फैमिली है, तो पेरेंट्स का रोल है, और जो फैमिली मेंबर्स हैं, ताऊ जी, ताई जी, भैया, सबका सपोर्ट है। उसके अलावा जो भी मेरे फ्रेंड्स रहे सर्कल में तैयारी के दौरान, और एंड में सबसे इम्पोर्टेंट जो भगवान का रोल होता है और जो किस्मत होती है, वो तो भगवान के द्वारा ही। दोस्तों, आप देख रहे थे RNTV और मेरे साथ रहे अभिनव द्विवेदी जी। IAS के तौर पर उनका चयन हुआ है। ऑल इंडिया एग्जाम में उनकी 137वीं रैंक आई है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उनसे हमारी बातें हुई, महत्वपूर्ण टिप्स आप लोगों तक हमने अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाए। अगर आप लोग इससे जुड़ी हुई और भी कुछ जानकारियां चाहते हैं, या हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, या इससे जुड़ी हुई खबरें और देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को कमेंट कर लाइक कर या शेयर कर हमें आप जरूर जो है इस सबसे अवगत कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोहित जी।